हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है 11th हिंदी मीडियम का सेकंड चैप्टर का मात्रक और मापन। चैप्टर का नाम क्या है? सेकंड का जो चैप्टर है वो है मात्रक और मापन। मात्रक यानी कि इकाई और मापन यानी कि उसका जो मापने का जो सिस्टम है, मापने की प्रक्रिया है वो क्या क्या है, यानी कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जो मात्रक की बात करें तो भौतिक राशियां, उससे सबसे पहले मात्रक पढ़ने से पहले आपको पढ़नी पड़ेगी भौतिक राशियां, क्योंकि भौतिक विज्ञान में जो सारी जो राशियां पढ़ेंगे वो क्या क्या है? भौतिक राशियां। तो भौतिक राशि वह होती है जो आकार और जो अवस्था है उससे संबंधित है। आकार है या उसका जो साइज एंड शेप, आकृति और आकार की जो बात करता है, यानी कि आकृति और आकार से संबंधित जो गुण धर्म होते हैं और जो राशि इनके द्वारा प्रकट होती है तो वो राशियां क्या होती है? भौतिक राशियां। या भौतिक विज्ञान में सभी राशियां जो किसी न किसी भौतिक, यानी कि जिसका कोई भौतिक मात्रक होता है तो वो क्या होती है? भौतिक राशियां। भौतिक विज्ञान में उपयोगी सभी राशियां क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां। और भौतिक राशि दो प्रकार से वर्गीकृत की गई है, यानी कि भौतिक राशि का जो वर्गीकरण है वो सिर्फ उसके जो दो टाइप है वो दो प्रकार के हैं। तो भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। ठीक है, भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होगा मूल राशियां। क्या होगी? मूल राशियां। और दूसरा टाइप है इसका व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां समझिए, व्युत्पन्न क्या है? बहुत, यानी कि मूल राशियां क्या है? मूल राशि वह राशियां हैं, वे राशियां हैं जिनको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे चाल है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पे चाल को तो दो भाग कर दिया कि दूरी और समय में तोड़ दिया। दूरी को हम नहीं तोड़ेंगे, यानी चाल गुणा समय ऐसा नहीं करेंगे। दूरी का आगे कोई विखंडन नहीं हो पा रहा है, समय का भी नहीं हो पा रहा है, तो ये जो चाल बराबर दूरी बटा समय वहीं पे रुक गया। तो दूरी और जो समय है वो तो मूल राशि होगी, और दूरी और समय से बनी एक तीसरी राशि चाल है, वो क्या होगी? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न का सीधा अर्थ समझे, व्युत्पन्न का जो सीधा अर्थ है वो क्या है? व्युत्पन्न का जो सीधा अर्थ है वो है वी प्लस उत्पन्न। वी प्लस उत्पन्न, यानी कि व्युत्पन्न राशि है उत्पन्न की गई, मूल राशि से उत्पन्न होकर के जो राशियां निर्मित हुई है वो क्या होंगी? व्युत्पन्न राशियां होंगी। ठीक है, मूल राशि देखो, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई ये ट्री है, ये क्या है? कोई पेड़ है। ठीक है, और पेड़ के अंदर ये इसकी क्या है? जड़। ये है तना, और ये क्या है? फूल पत्ती है, पत्ती। ठीक है, शाखाएं ये इसके अंदर है ऊपर। तो ये बताइए कि बिना मूल के या बिना जड़ के क्या तना और पत्तियां संभव है? तो नहीं होगा संभव। तो पत्ती और जो तना और जो शाखाएं हैं वो किस पर डिपेंड है? जड़ से, जड़ पर डिपेंड है। ठीक है, तो ये एक तरह से काम करता है मूल मात्रक का। जड़ है वो मूल मात्रक, क्योंकि इससे नीचे कुछ नहीं है, क्योंकि जड़ किसी पे डिपेंड नहीं है। जड़ है वो सबसे उसका मूल हिस्सा है, यानी कि उससे उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो सेम उसी तरीके से राशियों के अंदर भी हम मूल राशि के नीचे, यानी कि सारी जो राशियां हैं वो मूल राशियों से डिपेंड है। व्युत्पन्न राशि है जो मूल राशि पर निर्भर है। मूल राशियों से मिलकर बनी राशियां क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। ठीक है, अब देखिए ये है मूल राशि का काम करते हैं। ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? मूल राशि का काम करेगा। और ये जो ऊपर है, इसके अलावा जो ऊपर बच गया, ये सारे के सारे क्या रहेंगे? व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो ये अब डायग्राम भी आप बनाना साइड में, ठीक है, समझने के लिए। एक पेड़ है और इसकी ये जड़ है, इधर ये तना, उधर फूल पत्ती और जो शाखाएं हैं, तो वो सभी तना और व्युत्पन्न राशि और शाखा पत्ती ये सब व्युत्पन्न राशि है, और जड़ क्या है? मूल राशि। तो अब इनको हम परिभाषित करेंगे। तो मूल राशियां क्या होंगी? देखिए भाई, परिभाषा में यही लिख रहा हूं, वे भौतिक राशियां, वे
भौतिक राशियां, भौतिक राशि जैसे बल है, कार्य है, ऊर्जा है, शक्ति है, ये सब के सब क्या है, भौतिक राशि है। लेकिन इनमें से पहचान करनी पड़ेगी हमें कि कौन सी मूल राशि है, कौन सी व्युत्पन्न राशि है। मैं पहले परिभाषा लिखाऊंगा, उसके बाद जो मूल राशि है वो केवल 7 प्रकार की है, फिक्स है। मूल राशि 7 ही होती है, वो याद रखनी पड़ेगी, और बाकी जितनी भी राशि बच जाएंगी इसके अलावा तो वो क्या कहलाएंगी, व्युत्पन्न राशियां। तो देखिए मूल राशि वे भौतिक राशियां जिन्हें आगे विस्तृत नहीं किया जा सकता, आगे विस्तृत यानी आगे किसके रूप में, आगे अन्य राशियों के रूप में, अन्य राशियों, यहां पे लिखा हूं, जिन्हें, ये मूल राशि का डेफिनेशन है व्युत्पन्न, जिन्हें आगे अन्य राशियों के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे मान लीजिए भाई ये मैंने बताया था, दूरी चाल है वो दूरी बटा समय है। मैं अब इनका और आगे विखंडन, तो आगे फॉर्मूला नहीं बन रहा, दूरी के कुछ बराबर लिखूं या समय के बराबर, आगे तो कुछ विखंडन होगा नहीं, ये फॉर्मूला यहीं आके रुक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये दोनों मूल राशि हैं, ये व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, तो ये 7 प्रकार की होती है, ये क्या होती है, 7 प्रकार की होती हैं। और यहाँ पे यानी कि जो सभी राशियां यानी कि जिनको आगे विभाजित नहीं कर सकते, विस्तृत कर सकते हैं, उदाहरण के तौर पे, उदाहरण है इसका, प्रैक्टिकली जो उदाहरण है इसका, जैसे पेड़ की जड़ की तरह यह मूल राशि होती है, पेड़ यानी कि पेड़ की जड़ की तरह होगा। ठीक है, किसकी तरह, ये पेड़ की जड़ की तरह। और इधर व्युत्पन्न राशि की परिभाषा क्या होगी, वे राशियां जिन्हें आगे मूल राशियों के रूप में, जिन्हें आगे मूल राशियों के रूप में विस्तृत किया जा सकता है। जैसे मूल राशि दूरी बटा समय थी, तो ये व्युत्पन्न राशि कौन थी, चाल, दूरी बटा समय के अंदर, तो ये रूप में विस्तृत किया जा सकता है, जैसे चाल है, वेग है, ठीक है, बल है आदि। या उदाहरण की बात करें, इसमें पेड़ में पत्ती, फूल या पत्ती, तना, शाखाएं, ठीक है, इनकी तरह, इस तरह ये इसमें उदाहरण की तरह है। लेकिन उदाहरण क्या क्या होगा इसमें फिक्स है, मैं इधर इसमें टेबल लिखा देंगे हम। टेबल में 7 प्रकार होते हैं निश्चित इसके। तो जैसे एक तो एग्जांपल यहाँ लिखा रहा हूं, जैसे दूरी है, समय है, द्रव्यमान है आदि। ठीक है, ये तो उदाहरण थे। अब देखो व्युत्पन्न राशि क्या है, मूल राशियों से मिलकर बनी राशियां होती है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न यानी कि उत्पन्न की गई राशियां हैं। किन से उत्पन्न होती है, वो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं। अब देखो मूल राशियां फिक्स है, यानी कि 7 प्रकार की होती हैं। यहां पे इससे आगे क्या लिखेंगे, जो मूल राशियां हैं, मूल राशियां केवल 7 प्रकार की होती हैं।
मूल राशि केवल 7 होती है, केवल 7 ही होती हैं, 7 ही होती है। और 7 कौन कौन सी है? पहली है लंबाई। पहली क्या है? लंबाई। लंबाई में सब शामिल है, जैसे दूरी है, विस्थापन है, त्रिज्या है, वो सब लंबाई में शामिल है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्या दूरी लंबाई में शामिल है, दूरी, विस्थापन, ठीक है, विस्थापन, त्रिज्या आदि, ये सब लंबाई के प्रकार है। ठीक है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, ये सारे इधर ही है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और सब ये लंबाई के अंदर शामिल होंगी। दूसरा है द्रव्यमान। देखो द्रव्यमान है, जैसे मान लीजिए भार का सूत्र है, भार बराबर द्रव्यमान गुण, यहाँ पे ये ऐसे ये बल करें, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, और भार बराबर द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो द्रव्यमान जो उसमें गुणा है, तो आगे उसका विखंडन नहीं हो पा रहा है, तो द्रव्यमान भी इसके अंदर एक मूल राशि है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे 2 हो गए। तीसरा है समय। तीसरा क्या है? समय। ठीक है, और चौथा है तापमान। ठीक है, तापमान के अब क्या कई कई मात्रक होते हैं, तो ये तो राशियां हैं, तो तापमान को हम डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हैं, डिग्री सेल्सियस में नापते हैं और केल्विन में नापते हैं, लेकिन हम ज्यादातर इसके अंदर यूज करेंगे वो केल्विन करेंगे। ठीक है, और अगर केल्विन के अलावा कोई राशि आती है, कोई और दूसरा यूनिट आता है, इकाई आती है, तो उसको हम परिवर्तित कर लेंगे केल्विन में। ठीक है, पांचवा है विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा आपने पढ़ी है। विद्युत धारा क्या होती है? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि आवेश बटा समय विद्युत धारा कहलाती है, आवेश बटा समय। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर। देखो लंबाई क्या होती है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, यार्ड, फीट, बहुत से मात्रक है, लेकिन हम इसमें यूज करेंगे ज्यादा क्या, तो सेंटीमीटर या मीटर। ठीक है, द्रव्यमान है, हम यूज करेंगे, वैसे तो पाउंड भी होता है, हम यूज करेंगे ग्राम और किलोग्राम। ठीक है, समय है, हम केवल यूज करेंगे इसके अंदर, वैसे तो आवर्स भी होगा, घंटा, मिनट और सेकंड सभी समय के मात्रक हैं, लेकिन हम इसके अंदर यूज करेंगे समय को केवल सेकंड में। मिनट और घंटा दे रखे होंगे तो हम उसको परिवर्तित कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, तो आवेश को हम किस में नापते हैं? कूलाम, और बटा समय, तो कूलाम प्रति समय को क्या क्या कहते हैं? एम्पियर। ठीक है, इसके बाद है प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की उद्दीपन तीव्रता। प्रकाश की उद्दीपन तीव्रता ये होता है, यानी कि प्रकाश की तीव्रता हम इसमें नापेंगे तो होता है कैंडला में। किस में होता है? कैंडला। ये बहुत कम काम आएगा। और इसके अंदर जो सातवां है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, कोई भी जो पदार्थ है या द्रव्य है, द्रव्य भी पदार्थ का, द्रव तो होता तरल, द्रव्य वो पदार्थ होता है, उसकी मात्रा है, तो वो किसमें नापते हैं? मोल में। ठीक है, तो वो ये 7 है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, प्रकाश की उद्दीपन तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 प्रकार हैं। यही केवल मूल राशियां हैं। ये केवल क्या है? भौतिक राशि तो सारी है, भौतिक राशि के 2 प्रकार होंगे, तो मूल राशि है, और मूल राशि इनके अलावा और कोई नहीं है। इनके अलावा जितनी भी राशियां बच गई, चाहे कार्य नहीं है इस टेबल में, शक्ति नहीं है, जितने भी राशियां इसके अलावा है वो सभी के सभी किसमें शामिल है? वो है व्युत्पन्न राशि में शामिल है। ठीक है, तो ये तो था इनका परिभाषा। ठीक है, अब इसमें ये राशि है, और राशियों के बाद में इसमें आ रहा है कि मात्रक। ठीक है, मात्रक इसके कैसे निकालें? मात्रक भी हम ज्ञात करेंगे फॉर्मूले से, सूत्र हमें सारे पता हो, और फिर हम क्या करेंगे? फॉर्मूले से मात्रक ज्ञात करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया सिर्फ भौतिक राशियां, ठीक है, इनके परिचय बताए हैं। अच्छा, एक आपके अंदर उसमें आ रहा है कि मात्रक की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। देखिए मोस्टली जो मूल मात्रक है वो काम में केवल ये 3 आते हैं।
ठीक है, ये केवल और केवल 3 आएंगे, लंबाई, द्रव्यमान, समय। क्या काम आएंगे? लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये काम आएंगे मात्रक के अंदर। बाकी तो सारे हैं, लेकिन आपको सबसे ज्यादा काम ये 3 आएंगे। विमा के अंदर कहीं भी विश्लेषण करेंगे हम, तो विमा के अंदर देखना यही काम आएंगे। इधर मात्रक हम बनाएंगे, वो भी यही काम आएंगे। ठीक है, तो सारे यही काम आते हैं ज्यादातर। तो देखिए, जैसे अभी लिखा है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इंटरनेशनल सिस्टम, प्रणाली मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब देखो, मात्रक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है वो 3 प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार में क्या क्या है? पहली जो पद्धति का नाम है, पहली जो हम ज्यादा यूज करेंगे वो होता है MKS। क्या है? MKS। ठीक है, MKS प्रणाली। ठीक है, MKS प्रणाली। और दूसरा है CGS प्रणाली, CGS प्रणाली। और तीसरा है FPS प्रणाली। तीसरा क्या है? FPS प्रणाली। अब ये आपको ये समझ में नहीं आएगा जब डायरेक्ट क्या MKS क्या होता है, CGS क्या होता है, FPS क्या होता है। मैंने आपको ये बताया 3 काम है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो इसके अंदर जो MKS प्रणाली है, इसका मतलब है मीटर। M का मतलब क्या है? मीटर। यहाँ पर डैश, K का मतलब है किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम। और जो S लिखा हुआ है ये है सेकंड। क्या है ये? सेकंड। आप समझ गए होंगे, यानी कि वो प्रणाली जिसके अंदर लंबाई का जो मात्रक रहे वो तो मीटर रहे, जिसके अंदर द्रव्यमान का मात्रक रहे वो केवल किलोग्राम रहे, और जिसके अंदर समय का मात्रक है वो क्या रहे? सेकंड। तो वह प्रणाली क्या कहलाती है? MKS प्रणाली कहलाती है। समझ गए होंगे? MKS का मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड प्रणाली। तीनों का मेजरमेंट इसके हिसाब से हो। अगर उसमें कहीं सेंटीमीटर दे रखा है या मिलीमीटर दे रखा है तो हम उसको परिवर्तित किस में कर लेंगे? मीटर में। अगर आपका किलोग्राम, द्रव्यमान किलोग्राम में दे रखा है तो ठीक है। अगर वो कुछ किसी और यूनिट के रूप में दे रखा है, जैसे ग्राम में दे रखा है, तो इसमें क्या करेंगे? 1000 का भाग दे करके किलोग्राम में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से CGS सिस्टम क्या होता है? CGS होता है सेंटीमीटर, C फॉर सेंटीमीटर, G का मतलब है यहाँ पे ग्राम, और यहाँ पे S का मतलब वही रहेगा सेकंड। समय इसमें फिक्स रहेगा सब में, सेकंड 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 तीनों में। ठीक है, यानी कि इसके अंदर ये तो किसका मात्रक है? लंबाई का। ये किसका मात्रक था? लंबाई का। ठीक है, और ये किसका मात्रक था? किलोग्राम, द्रव्यमान का। ये किसका मात्रक था? समय का। समझ में आ गया? मीटर किसका था? लंबाई का। किलोग्राम किसका था? द्रव्यमान का। सेकंड समय का। सेम इसी तरीके से ये मात्रक किसका है? इस प्रणाली के अंदर मीटर, यहाँ पे मीटर के स्थान पे कौन आ गया? सेंटीमीटर। किलोग्राम की जगह आ गए ग्राम, और सेकंड की जगह सेकंड ही है। तो ये किसका मात्रक है? यानी प्रणाली के अंदर लंबाई को किस में नापेंगे हम? सेंटीमीटर में। ठीक है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम किस में नापेंगे? ग्राम में। और जो समय है, समय को किस में नापेंगे? सेकंड में। समय को किस में नापेंगे? सेकंड में। सेम इसी तरीके से देखो, इसमें ये है फुट। फुट तो केवल 1 फुट के लिए कहते हैं, और अगर बहुवचन के लिए कहते हैं फीट कहते हैं। तो ये हो गया फीट, फीट, पाउंड और सेकंड। ठीक है भाई, F का मतलब क्या है? फुट या फीट से है। ये लंबाई का मात्रक है। पाउंड, तो ये क्या है? पाउंड क्या है? द्रव्यमान का मात्रक है, जिसको पौंड भी बोलते हैं। ठीक है, और S का मतलब क्या है? सेकंड से। तो वह प्रणाली जिसके अंदर लंबाई को फुट या फीट में मापें, और जो लंबाई है फुट फीट, और द्रव्यमान को पाउंड में, और समय का जो मात्रक
सेकंड हो तो वह प्रणाली एफपीएस कहलाती है। तो ये तो क्या थे इनके मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अब अंतरराष्ट्रीय वर्ड आ रहा है तो इसके अंदर तीनों पद्धति हुए, एमकेएस पद्धति कह सकते हैं, प्रणाली कह सकते हैं। तो ये जो सबसे ज्यादा काम आएगी हमारे फिजिक्स के अंदर, वो सबसे ज्यादा ये काम आएगी। सबसे ज्यादा कौन सी काम आएगी? एमकेएस पद्धति होती है। तो एमकेएस पद्धति यानी कि प्रणाली कहें या पद्धति कहें, एक ही फॉर्मूला होता है इसके अंदर। एफपीएस है वो किस में काम आती है? ब्रिटिश में काम आती है। और सीजीएस और जो एमकेएस है वो हमें लेते हैं और ये आपको यूज करनी है ये, और इसको कहते हैं एसआई प्रणाली। क्या कहते हैं इसको? एसआई प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, एसआई प्रणाली भी कहते हैं। तो अब एसआई क्या होगा? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ठीक है, वो हो जाएगा। ये प्रणाली आपको यूज करनी है, यानी कि मीटर को ही यहाँ पे मीटर और ये किलोग्राम, और ये लंबाई को केवल मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में और सेकंड समय को सेकंड में ही नापेंगे। तो ये तो क्या था? प्रणालियां। ये जो सीजीएस यानी एफपीएस है वो किस में काम आती है? हमारे इसमें ये ब्रिटिश जो फिजिक्स होती है, ब्रिटिश के अंदर यूज करते हैं इसको। ठीक है, इंडिया में या फिर ज्यादा इंडिया से जो रिलेटेड जो और कंट्रीज हैं जिसके अंदर ज्यादा हमारे साइंटिस्ट का बीच के अंदर जो समन्वय है, तो उनमें ज्यादा मोस्टली ये होती है। तो इसलिए इसको ही इंटरनेशनल जो प्रणाली है इसी को कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इसी को कहते हैं केवल। ठीक है, वो होता है एमकेएस प्रणाली। ठीक है, इसके बाद देखो दो टॉपिक दे रखे हैं आपको, एक तो रेडियन, एक स्टेरेडियन। ठीक है, वो भी समझाते हैं। एक तो है रेडियन और स्टेरेडियन दे रखा है, ये आ गया होगा समझ में। देखो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि जो कोण होता है वो होता है चाप बटा त्रिज्या। चाप बटा त्रिज्या। जैसे मान लीजिए ये कोई चाप है, ये किसी न किसी सर्किल का तो हिस्सा है ही, तो किसी वृत्त का हिस्सा है, तो इसको क्या बोलते हैं? चाप। इसके बीच में कोण बन रहा है थीटा। क्या बन रहा है? थीटा। तो थीटा का जो मान है, मान लीजिए चाप की लंबाई l है और ये r है, तो थीटा बराबर l अपॉन r। और वो किस में नपेगा? डिग्री में नहीं आएगा ये मान, रेडियन में आएगा। किस में आएगा ये? रेडियन में। जैसे मान लीजिए कंप्लीट वृत्त है, क्या है? कंप्लीट वृत्त है, और कंप्लीट वृत्त में यानी कि एक पूरे चक्कर में कितना डिग्री, यानी त्रिज्या तो r हो गई, कितना डिग्री कोण बनता है? 360। तो उसी तरीके से अगर l का मान यहां से निकाले, l बराबर थीटा गुना में r होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? 360 डिग्री है ना, तो गुणा में आप नहीं करते, बाकी इसको रेडियन में करके कन्वर्ट करते हैं। जो रेडियन में नाप होता है इसका 2 पाई होता है, क्योंकि जो पाई रेडियन होता है वो तो 180 डिग्री होता है, 2 पाई क्या होता है? 360 डिग्री। तो 360 गुणा में 8, जब इसका मान क्या परिधि के बराबर आता है। तो केवल रेडियन की बात करें तो यहाँ पे रेडियन भी कोण का मात्रक है, डिग्री भी कोण का मात्रक है। तो रेडियन, डिग्री से रेडियन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? पाई बटा 180 डिग्री से क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं, तो हमको क्या बन जाता है? रेडियन। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए, एक होता है रेडियन और एक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन ये केवल कोण को, ये होता है कोण, कोण का मात्रक है। ये किसका मात्रक है? कोण का मात्रक। और ये है ठोस कोण का मात्रक। सॉलिड एंगल की बात करें, ठोस कोण। अब ठोस कोण क्या है? ठीक है, कोण का मात्रक क्या है? एक तरह से जैसे मान लीजिए ये है त्रिज्या और ये है चाप, तो ये L और ये थीटा, थीटा रेडियन में मान रहे हैं, रेडियन में आएगा, तो ये थीटा का जो मान आएगा L अपॉन में R, यानी कि चाप बटा में त्रिज्या। चाप बटा में त्रिज्या जो आएगा वो क्या ज्ञात होगा आपका? रेडियन में। थीटा क्या आएगा? थीटा है वो रेडियन में कोण का मान है। ठीक है, लेकिन उसके स्थान पर सॉलिड एंगल की बात करें तो सॉलिड एंगल देखो कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी शेप है, जैसे ये है, तो अब सॉलिड कैसे बनेगा? देखो जैसे ये, जैसे मान लीजिए है,
तो ये बीच में ये पोर्शन एक सॉलिड इसके बीच का हिस्सा है, आगे यही पोर्शन फिर बन जाए ये वाला पोर्शन। तो अब ये तो कंप्लीट ए है मान लीजिए, तो ये जो पोर्शन बीच का यहाँ पे देखो जैसे हमने क्या किया, पूरा पूरा चाप तो जैसे मान लीजिए एल है, तो इसका कोई सेक्शन है ये पूरा एल मान करके, तो ये है डी एल। क्या है? डी एल। तो डी एल बटा आर भी कर सकते हैं, ये क्या है? डी एल है। इधर भी ये क्या है? डी ए। ये क्या क्षेत्रफल का हिस्सा है, तो इसका जो क्षेत्रफल अल्पांश का जो क्षेत्रफल है और बटा में आर स्क्वायर करना पड़ेगा। स्टेरेडियन किससे करेंगे हम? डी ओम से। किससे नापेंगे? डी ओम। ओम पढ़ा है जो प्रतिरोध का मात्रक होता है, डी ओम, वो होगा डी ओम क्या? डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल बटा में, वो तो केवल चाप बटा त्रिज्या था, यहाँ पे आ जाएगा जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बटा में त्रिज्या का वर्ग। ये होता है स्टेरेडियन, ये होता है स्टेरेडियन। और ये थीटा होता है, ये डी थीटा होता है, यहाँ पे डी थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी थीटा। अगर थीटा होगा एल अपॉन आर, थीटा तो क्या होगा? एल अपॉन आर। ये डी थीटा अपॉन डी एल अपॉन, ये डी आर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, डी आर करोगे क्योंकि ये कंप्लीट ही आएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से डी ओम इक्वल टू यहाँ पे डी ए अपॉन डी आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या? ये आपका हो जाएगा ठोस कोण, सॉलिड एंगल। ठीक है, तो इसको हम सॉलिड एंगल की जगह हम इसको कह सकते हैं स्टेरेडियन को समतलीय कोण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? ठोस कोण को, सॉलिड एंगल को समतलीय कोण, समतलीय कोण, क्योंकि वो एक समतल का कोण होता है। ठीक है, इसी तरह समतलीय कोण हो गया। घन कोण भी कह सकते हैं, घन है तो घन कोण भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? घन कोण। ये होगा घन कोण और ये होगा आपका समतलीय कोण, क्योंकि वो समतल में बनता है, एक ही तल में बनता है, निश्चित तल में बनता है ये कोण तो, और ये होता है घन में, यानी कि कोई 3D शेप में बनता है, त्रिविमीय शेप बनता है, यानी कि घन में, घनाभ में, बेलन में, इनमें बनता है ये। और वो होता है जैसे आयत के अंदर, वृत्त के अंदर वो कोण बनता है। तो द्विविमीय पड़ते हैं जिसके अंदर ऊंचाई नहीं होती, वो होती है समतलीय। ठीक है, यहाँ पे जिसमें ऊंचाई होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी होगी कुछ न कुछ, तो उनके अंदर जो कोण बनता है तो उसको हम क्या कहेंगे? घन कोण कहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें, समझें। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, और इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई कीजिए। रजिस्टर वगैरह बना लिए होंगे सभी ने सेपरेटली, ठीक है, तो उनमें नोट करो। ठीक है, और बुक्स वगैरह अरेंजमेंट कर लो, स्कूल में आ गई ये बुक। ठीक है, थैंक यू।